दुनिया में एक महामारी फैल चुकी है। मानवता का अंत करीब है। एक ऐसा वायरस जो पृथ्वी से जीवन मिटाने पर तुला है। इंसान इंसानियत खो रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जगह अनजान, समय नामालूम। शुरुआत होती है अंधेरी रात से। एक आदमी जो गहरे गड्ढे में पड़ा था उसे होश आता है। वो लाशों के ढेर पर पड़ा था। लाशों का ये ढेर उसे घबराहट में डाल देता है। वो कदम रखता है तो उसे अपने पैरों के नीचे मरे हुए लोगों का मांस और हड्डियां ही महसूस हो रही थी। वो ऊपर देखता है, मदद के लिए आवाज लगाता है। ये आदमी अपनी यादाश्त खो चुका था। इसे बस इतना ही याद था कि इसकी आंख इस गड्ढे में खुली। वहीं पर उसे एक बंदूक मिल जाती है। वो ऊपर देखता है तो उसे किसी की परछाई नजर आती है। थोड़ी देर बाद जो कोई भी ऊपर था वो इस आदमी के लिए रस्सी फेंकता है और ये आदमी उसी रस्सी के सहारे बाहर आता है। गड्ढे से बाहर निकलकर वो खुद को एक वीरान इलाके में पाता है। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। जिसने मदद की वो भी नहीं। तेज बारिश शुरू हो गई। ये आदमी आगे बढ़ता है, मदद के लिए आवाजें देता है। चलते चलते ये आदमी एक हवेली में पहुंच जाता है। अंदर रोशनी थी, शायद कोई वहां था। मदद मांगने ये आदमी जैसे ही अंदर जाता है, इसे और लोगों की आवाजें सुनाई देती है। बंदूक हाथ में लिए ये उन लोगों के सामने जाता है। वो 2 औरतें और 3 आदमी थे। आदमियों में से एक जर्मन था और दूसरा ब्रिटिश। जर्मन के पास भी बंदूक थी। इस आदमी को देखते ही वो भी इसे निशाने पर लेता है। कहता है कि अभी अपनी बंदूक नीचे करो, मगर इन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है? क्या उन लोगों को तुमने मारा? मगर वो लोग कोई जवाब नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा, शायद तुमने मारा होगा। मगर वो जवाब देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी आंख खुली तो मैं उस गड्ढे में था। बहस चल रही थी कि जमीन पर पड़े उस आदमी को कुछ होने लगा। वो लोग उसकी मदद करते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर उसे होश आता है और वो खामोश कुर्सी पर बैठ जाता है। ये सभी लोग एमनीशिया के शिकार थे। ये सभी अपनी यादाश्त खो चुके थे। एक चाइनीज लड़की जो बहरी थी वो बार बार पेपर पर कुछ लिख रही थी। जो आदमी अभी अभी गड्ढे से बाहर आया था वो उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुमने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला, क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? मगर वो बात नहीं कर पा रही थी। ये लोग अपनी जेबें चेक करते हैं। इन्हें आईडी कार्ड्स मिल जाते हैं जिससे इन्हें अपने नामों के बारे में पता चलता है। जो अमेरिकन औरत थी उसका नाम शेरन था। वो जर्मन आदमी लूकस था। ब्रिटिश माइकल। और जो अभी अभी होश में आया उसका नाम नेतन था। मगर जो गड्ढे से निकला था उस आदमी के पास कोई आईडी नहीं थी, तो इनके लिए वो अजनबी था। इनमें से कुछ के पास चाबियां भी थी। नीतन पूछता है कि क्या हमारे पास गाड़ियां भी है, तो माइकल जवाब देता है कि मैंने आसपास चेक किया है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। खैर, जो शुरू वाला कैरेक्टर था, आगे कहानी में हमें पता चलेगा कि उसका नाम जॉन है। फिलहाल ना तो उसे खुद ना ही लोगों को पता है, मगर हमारा जानना जरूरी है ताकि हम इसे नाम से पुकारे। दोस्तों, ये सभी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी थे। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था आज से पहले क्या हुआ, ये लोग यहाँ कैसे आए और एक दूसरे से इनका क्या रिश्ता है। लाशों के उस ढेर को देखने के बाद सभी के मन में एक डर बैठ चुका है और सभी एक दूसरे पर शक करने लगे थे। जैसे लूकस जॉन से पूछता है कि जब तुम आए तुम्हारे पास बंदूक थी, तो जॉन गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास भी थी। लूकस कहता है कि मैं लाशों के ऊपर नहीं खड़ा था, मगर तुम थे, शायद तुम्ही ने उन सभी को मारा होगा। शेरन लूकस को शांत करने की कोशिश करती है कि हम सभी एक नाव में सवार हैं, मगर लूकस कहता है कि नहीं, सिर्फ हम चारों एक नाव में सवार हैं, ये हमारे साथ नहीं है। जॉन कहता है कि मुझे तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्या किसी ने इस घर की तलाशी ली? तो जॉन के कहने पर सभी घर को चेक करते हैं। इस बीच लूकस और चाइनीज औरत अपने हाथों पर निशान देखते हैं। इन्हें एक फूड स्टोरेज मिलता है। वहाँ एक नोट चिपकाया गया था जिसमें फॉरेन लैंग्वेज पर कुछ लिखा था। तो जॉन उस बहरी लड़की को वहाँ लाता है। उससे पूछता है कि क्या ये तुमने लिखा?
इसका क्या मतलब है, तुम हमारे बारे में क्या जानती हो? तो वो इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करती है। तभी माइकल नेथन और जॉन को आवाजें देता है। उन्हें हथियार मिल गए थे, मानो जैसे ये घर खास तौर पर किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ राशन था, हथियार थे। हथियारों को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जॉन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, आसपास देखना होगा, मगर लूकस कहता है कि नहीं, हम सुबह तक इंतजार करेंगे। मजबूरन ये लोग रात यही बिताने वाले थे। जॉन का हाथ जख्मी था तो शेरन उसे मेडिसिन देती है। जॉन के हाथ में अभी भी बंदूक थी, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो आईने में देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन था, मगर उस समय उसे कुछ याद नहीं आता। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि वो बहरी लड़की जंगल की तरफ भाग गई। इन्हें फिक्र होने लगी। लूकस, शेरन और जॉन हथियार लिए उसके पीछे जाते हैं। माइकल और नेथन घर में ही रुक जाते हैं। नेथन वहाँ के सामान को देखने लगा और जब वो पुराने किताबों को पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि उसे लैटिन भाषा के साथ साथ फ्रेंच भी आती है। उसे बहुत से भाषाएं आती थी और वो किताबें बायोलॉजिकल टॉपिक पर थी, वो भी बहुत पुरानी। माइकल कहता है कि शायद ये तुम्हारा ही घर हो। माइकल जवाब देता है कि मुझे पता है हथियारों को चलाना कैसे है, लड़ना कैसे है, मगर सिर्फ मेरे शरीर और हाथों को जैसे पता हो, मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं है। तो माइकल कहता है कि शायद तुम कोई सोल्जर थे। वहाँ जंगल में जॉन, लूकस और शेरन को पेड़ से बंधी हुई लाशें मिलती है। उनकी चीर फाड़ की गई थी। माइकल कहता है कि शायद किसी को ये सब करने में मजा आ रहा है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक केबिन नजर आता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वही बहरी लड़की एक बूढ़ी औरत को खाना खिला रही थी, मगर वो बूढ़ी औरत दिखने में सामान्य नहीं थी, बल्कि वो एक ज़ॉम्बी की तरह थी। उसे जंजीरों से बांधा गया था। जैसे ही वो जॉन को देखती है तो कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। वो जॉन पर हमला करने की कोशिश भी करती है, मगर जॉन उसे बेहोश कर देता है। अब शेरन उसे खोलने की बात करती है कि उसे जानवरों की तरह बांधा गया है, मगर जॉन कहता है कि उसे किसी वजह से बांधा गया होगा, शायद वो बीमार है। शक तो लूकस को जॉन पर पहले से ही था, तो वो कहता है कि वो तुम्हें जानती थी, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। उस समय जॉन को कुछ फ्लैशेस तो आते हैं, जैसे वो किसी औरत को जंगल में घसीट रहा था, मगर क्लियरली उसे कुछ भी याद नहीं था। तो कहानी यहाँ तक काफी कंफ्यूजिंग बन जाती है कि ये सब किसने किया। जॉन कहता है कि हमें मॉनिटरिंग सेंटर को ढूंढना होगा, शायद वहाँ लोग हो जो हमें बता सके यहाँ चल क्या रहा है, मगर लूकस उसकी बात नहीं मानता और ये चारों वापस से मेंशन में आ जाते हैं। जॉन को चाबियां मिली थी तो वो घर के बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है। नीतन उसके पास आता है। पहले तो पूछता है कि क्या ये चाबियां तुम्हारी है, तो जॉन जवाब देता है कि नहीं, मुझे ये नीचे मिली। नेतन कहता है कि जानते हो, मुझे अभी अभी पता चला मैं बहुत सी भाषाएं बोल सकता हूँ। वो लैटिन में बात करता है तो जॉन भी लैटिन में जवाब देता है, जिसका मतलब कि जॉन को भी लैटिन भाषा आती है। खैर, नेतन उसे समझाता है कि तुम कल इन दरवाजों को खोलना, अभी सब सो रहे हैं और ये कमरे कहीं भी नहीं जाने वाले। अगली सुबह लूकस कहता है कि मुझे जॉन, शेरन और नेतन को आसपास के एरिया को चेक करना होगा। वो माइकल और उस बहरी लड़की को घर में रहने का कहता है। इस बात पर माइकल भड़क जाता है कि तुम मुझे क्यों साथ नहीं ले जा रहे। माइकल को अंदर ही अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे इनकी सुरक्षा करनी है। यहाँ तक कि वो लूकस को अपना बेहतरीन निशाना भी दिखाता है, मगर लूकस उस पर गुस्सा करता है कि तुम घर पर ही रहोगे। मजबूरन वो लोग घर पर रह जाते हैं, बाकी सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें काफी लाशें मिलती है जिन्हें पेड़ों से बांधा गया था। कुछ और आगे जाने पर नेतन पत्थर फेंकता है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां से झाड़ियों को हटाते हैं तो वहां गाड़ियां छुपाई गई थी। दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है जो घर में था। उसे अपने बारे में कुछ याद आ रहा था। वो उस बहरी लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की को घर में जाने और दरवाजा बंद करने को कहता है और खुद बंदूक लिए जंगल की तरफ चला जाता है। एक जगह उसे फेंस में फंसा एक जख्मी आदमी नजर आता है। वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसे देखकर माइकल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी असल में इन्फेक्टेड था। वो माइकल को भी पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है।
वहाँ लूकस, जॉन और शेरन गाड़ियों को चेक करते हैं। उसमें इतना फ्यूल तो था कि ये आगे का सफर कर सकते थे, मगर लूकस कहता है कि हम नहीं जानते हम है कहाँ पर, शायद हम खो जाए, हमें यहीं पर रहना चाहिए जब तक हमें याद ना आ जाए। उसी गाड़ी में इन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें जॉन के अलावा सभी थे। तो लूकस कहता है कि मैंने पहले ही कहा था हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये हम में से नहीं है। जॉन कहता है कि शायद मैं तस्वीर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने ही ये तस्वीर खींची हो। खैर, लूकस की बात मानकर जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन्हें माइकल के बारे में पता चलता है, और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जॉन उस इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर देता है और माइकल की मौत हो जाती है। वो बहरी लड़की उसके लिए बहुत रोती है। जॉन कहता है कि लाश को यहीं पर छोड़ दो। नेतन का कहना था कि हमें लाश को दफनाना चाहिए, मगर जॉन कहता है कि नहीं, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, हमें मदद लानी होगी। लूकस नहीं जाने वाला था, मगर जॉन के साथ शेरन जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जो सड़क थी उसी पर चलने लगे। ये दोनों एक इमारत के सामने पहुंच जाते हैं। वहां के दीवारों पर 18 लिखा था और ये 18 नंबर उसी बहरी लड़की ने भी कई बार लिखा। असल में ये तारीख है, मगर इसका मतलब सबसे आखिर में समझ आएगा। जॉन और शेरन जब उस इमारत में जाते हैं तो शेरन एक छोटे लड़के को देख लेती है जो उनसे छुप रहा था। गेट को बंद कर दिया गया था। बाद में जॉन भी उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि सामने आओ, क्या तुम हमें जानते हो? वो लड़का बस इतना कहता है कि वो कल आएंगे। वो जॉन और शेरन के सामने नहीं आता। जॉन उस जगह से जाता नहीं, बल्कि उसे जानना था कि यहाँ चल क्या रहा है और आखिर वो कौन है, क्योंकि वो लड़का शायद उसे जानता था। वो दरवाजे के उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है। जो भी उस इमारत के अंदर था उसके पास एक कुत्ता था और वो कह रहा था कि अच्छा यही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा कुत्ता तुम्हें मार देगा। जॉन को बहुत गुस्सा आया था, मगर शेरन उसे शांत करती है और जैसे ही उसके चेहरे को छूती है दोनों को एक एहसास होता है जैसे दोनों ही एक दूसरे को जानते हो, इनके बीच कोई रिश्ता था। वहाँ घर में लूकस को भी कुछ होने लगा। उसे विजन आते हैं जिसमें कोई उसे जंगल में पकड़ता है और उसे कहीं ले जाता है। आखिर में उसे वही बहरी लड़की नजर आती है और जब वो होश संभालता है तो वो उस लड़की का हाथ जोर से पकड़ लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर नेतन उसे शांत करता है। धीरे धीरे अब लूकस बीमार होने लगा। वो काउच पर पड़ा था। नेतन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझे उस केबिन में ले जा सकती हो जहाँ पर उस औरत को कैद रखा था? शायद मुझे जवाब मिल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह के बारे में कुछ जानता हूँ। वो लड़की नेतन की बात नहीं समझ रही थी, मगर नेतन उसे इशारों में समझा देता है तो वो नेतन को उस केबिन में ले जाती है। यहाँ से नेतन अकेले ही आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वो रास्ते से गुजर रहा था उसकी यादें भी ताज़ा हो रही थी। उसे अपने ग्लासेस भी मिल जाते हैं। वहाँ उसे बहुत सी लाशें मिलती है और इन्फेक्टेड लोग जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि ये वायरस सीधा दिमाग पर असर करता है। दिमाग का साइज बढ़ जाता है और फ्लूइड डिकम्पोज होने लग जाते हैं। वो लड़की जब मेंशन में वापस आती है तो लूकस जाग चुका था, मगर अब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस लड़की का पीछा करता है और वो बेचारी खुद को एक कमरे में बंद कर देती है। शायद उसे पता था कि अब लूकस इन्फेक्टेड हो चुका है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था। लूकस बाहर आता है और ऊपर जाने का कोई रास्ता तलाश रहा था। तब उसे बेसमेंट का दरवाजा मिलता है और जब वो नीचे जाता है तो वहाँ नीचे एक लैब बनाया गया था। वहाँ उसे बहुत से इक्विपमेंट्स मिलते हैं और फिर एक कैमरा। जब वो कैमरे में फुटेज देखने लगा तो पता चलता है कि असल में लूकस को जॉन ने पकड़ा था और उसे यहाँ इस बेसमेंट में बंद कर दिया था। उस पर तरह तरह की ड्रग्स ट्राई करता था। शायद जॉन ने ही ये अजीब से एक्सपेरिमेंट शुरू किए और इन लोगों के साथ ये सब हुआ। जॉन और शेरन जब वापस मेंशन की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है। वो रोड को ब्लॉक कर देता है। वो खुद भी हैरान थे कि ये पेड़ किसने काटा होगा। जब वो कार से उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं जिनका दिमाग सही से काम तो नहीं कर रहा।
मगर वो फिर भी पेड़ों को काट रहे हैं। शेरन जॉन से कहती है कि शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मगर जॉन उन्हें आवाज देता है क्योंकि उसे लगा शायद ये आम लोग हैं। जब वो लोग इनकी आवाज सुनते हैं तो वो इनकी तरफ भागने लगे। ये दोनों भी डर जाते हैं और कार में वापस बैठ जाते हैं, मगर अब कार स्टार्ट ही नहीं होने वाली थी। जॉन धक्का देने की कोशिश करता है, मगर वो इन्फेक्टेड लोग एक जगह रुक जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ते, कुछ नहीं करते। शेरन हैरान थी कि ऐसा क्या हुआ, जैसे ये फ्रीज हो गए। जॉन सामने देखता है तो पेड़ पर लाशें लटकाई गई थी। ये लोग समझ जाते हैं कि ये लाशों से डरते हैं। ये लाशें स्केयर क्रॉ की तरह काम करते हैं। यही वजह थी कि इस इलाके में जगह जगह लाशें हैं। जब ये दोनों वापस मेंशन में आते हैं तो लूकस बंदूक लिए खड़ा था। वो जॉन को धमकाता है कि वो तुम ही थे, तुमने ही यहाँ पर खतरनाक प्रयोग किए और इंसानों को बीमार कर दिया। वो शेरन को फुटेज दिखाता है। जॉन बार बार कह रहा था कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, आखिर मैं किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। इसी के साथ लूकस आगे आता है और जॉन को बेहोश कर देता है। उसे उस गड्ढे में वापस फेंक देता है जहां लाशों का वो ढेर था। अब जॉन की यादें थोड़ी बहुत ताज़ा हो रही थी। उसे याद आता है कि एक औरत को उसने मारा था। उसके कंधे पर एक टैटू बना हुआ था और फिर उसकी लाश को वो घसीट रहा था। उन्हीं लाशों में जॉन को उस लड़की की लाश भी मिल जाती है और जब वो उसे सीधा करता है तो उसका चेहरा बिगड़ चुका था। वहाँ मेंशन में लूकस अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। पहले तो वो शेरन को अजीब तरह से छूने लगा और ये कह रहा था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। और इसके बाद वो बहरी लड़की को भी छूने लगा। ये देखकर वो उससे भागने लगी तो लूकस उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ लेता है और उसे छूने लगा। शेरन बंदूक लिए उसके पीछे आती है, उसे धमकाती है कि उसे अकेला छोड़ दो। ये देखकर लूकस उस घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद ही वो बहरी लड़की रस्सी ली उस गड्ढे से जॉन को बाहर निकालती है और इस बार जो भी हो जाए जॉन को सब जानना था। वो लड़की बार बार 18 तारीख के बारे में वार्निंग दे रही थी, मगर जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अकेले ही उस इमारत में जाता है जहां उसने लड़के को देखा था। वहां उसे बहुत सा सामान मिलता है। एक कैंप भी बनाया गया था जहां 2 इन्फेक्टेड लोग थे। उनमें से एक औरत जॉन को घूरने लगी। जॉन से चाबियां गिर जाती है। अब इससे पहले कि जॉन उन चाबियों को उठा पाता, वो औरत अचानक से उसे उठा लेती है और निगल लेती है। असल में वो गाड़ी की चाबियां थी और जैसे ही वो जॉन पर हमला करने के लिए बढ़ती है, जॉन उसे शूट करता है और उसके पेट से वो चाबियां निकाल लेता है। इसके बाद वो कार में बैठ जाता है और वापस मेंशन की तरफ आने लगा, मगर बीच रास्ते में ही वो कुछ देखता है। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें कुछ लोग थे। जॉन वहाँ रुकता है, देखता है कि ये लोग एक और गाड़ी से सप्लाईज ले रहे हैं। औरत के हाथ में बंदूक है। वो जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती जॉन, अच्छा यही होगा कहीं चुप जाओ। जॉन उसे जानने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं बताती और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जॉन उस कार को चेक करता है। उसमें मेडिकल सप्लाईज थी, एक मैप था और यहाँ जॉन को सब याद आने लगा। तो दोस्तों असल में हुआ ये था कि एक वायरस फैल गया। जॉन एक साइंटिस्ट था। उसकी टीम में शेरन थी जो उसकी वाइफ थी, माइकल और नेथन था। यहाँ इस जगह ये लोग इस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और लगभग इसमें कामयाब हो चुके थे, मगर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स थे, इससे यादाश्त चली जाती। तो लूकस जो था वो इनका सब्जेक्ट था, वो इन्फेक्टेड हो चुका था, मगर जॉन ने उसे ठीक कर दिया और 18 तारीख को गवर्नमेंट इस जगह से हर जिंदा चीज का सफाया करने वाली थी। जब इन सभी ने वो इंजेक्शन लिया तो ये अपनी यादाश्त खो चुके थे। जॉन पर एक इन्फेक्टेड लड़की ने हमला किया था जिसे वो मार डालता है और उसे गड्ढे में फेंकने जा रहा था, मगर एक्सीडेंटली वो भी उस गड्ढे में गिर गया। और जब सभी को होश आया तो वो कहानी थी जो हमने शुरू से देखी। अब ये जो गाड़ी जॉन को मिली असल में ये उसी के एक साथी की थी जिसे जॉन ने सारा डेटा देकर मिलिट्री कैंप की तरफ भेजा था, मगर इसका कार एक्सीडेंट हुआ और वो खबर कभी सरकार को मिली ही नहीं कि इन्हें क्योर मिल चुका है।
अब 18 तारीख को वो यहाँ हमला करने वाले थे। जॉन को अब सब याद आ चुका था। वो वहाँ था कि कार में लूकस आता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें बीमार नहीं किया, बल्कि मैं तो तुम्हारा इलाज कर रहा था, मैंने तुम्हें ठीक किया। वो इंजेक्शन लेता है और लूकस को वो देने वाला था, मगर लूकस जॉन पर ही हमला कर देता है। मजबूरन जॉन एक पत्थर से उसे बेहोश कर देता है। वहाँ नेथन और शेरन को भी सब याद आ चुका था। शेरन जॉन के लिए एक लेटर लिखती है। नेथन भी अब घर में आ चुका था। इन्फेक्टेड लोग जैसे ही घर पर हमला करते हैं, बाहर से कोई उन्हें मारने लगा। इन दोनों को यही लगा शायद उनके लिए मदद आ चुकी है, मगर वो मिलिट्री थी जो हर जिंदा इंसान को मारने वाली थी। नेथन और शेरन जब बाहर आते हैं तो नेथन को मार दिया जाता है। जॉन शेरन को लेकर उस गड्ढे की तरफ भागता है, क्योंकि अब शेरन को एक इन्फेक्टेड इंसान ने जख्मी कर दिया था। जॉन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो मर जाती है। मरने के बाद जॉन को वो लेटर मिलता है जिसमें शेरन ने जॉन के लिए अपनी दिल की बात लिखी थी। मिलिट्री वाले यहाँ के सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देते हैं और उस गड्ढे में सारी लाशें फेंक देते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो बहरी लड़की जो कहीं पर छुपी थी, वो फिर से जॉन को बाहर निकालती है। और अब सिर्फ यही दोनों बचे थे जो एक नई उम्मीद के साथ यहाँ से जाने लगे। उनके रास्ते में इंसानी लाशों से भरे गड्ढे आते हैं। और इसी सीन के साथ कहानी का दी एंड।